नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नई रचना के साथ, एक नए लेखक के साथ। आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है बाजार दर्शन और लेखक है जैनेन्द्र कुमार। ये हमारी क्लास 12 के आरूह नामक पुस्तक से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में बात करेंगे संक्षिप्त में, उसके बाद विषय का प्रतिपाद्य बताएंगे और पाठ की समरी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम है परख, सुनीता, त्यागपत्र और नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, फांसी। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मान सम्मान ख्याति अर्जित किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त किए। इसमें भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने अर्जित किया है। और जैनेन्द्र कुमार का देहांत 1990 में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। साहित्य में जो मान सम्मान कहानीकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में जो सम्मान मुंशी प्रेमचंद ने कमाया, जैनेन्द्र कुमार ने भी उतना ही सम्मान प्राप्त किया। मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर किसी कहानीकार या किसी उपन्यासकार का नाम लिया जाता है तो वो नाम है जैनेन्द्र कुमार का। जैनेन्द्र कुमार की जो रचनाएं होती थी बहुत ही मनोवैज्ञानिक होती थी, बहुत ही साइकोलॉजिकल होती थी। अर्थशास्त्र और क्या कहते हैं दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे कठिन विषय पर, गंभीर विषयों पर भी उन्होंने अपनी राय बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त किया है। मुंशी प्रेमचंद की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं तथा गांधी जी के दर्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इनकी रचनाओं में गांधीवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। इनकी जो रचना है बाजार दर्शन, यह एक निबंध है। निबंध यानी बढ़ी हुई सुगठित रचना को कहते हैं। और बाजार दर्शन जो है अर्थशास्त्र जैसे बारीक जो विषय है, जो उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र कब अनर्थशास्त्र बन जाता है आदमी को पता ही नहीं चलता है। बाजार दर्शन यानी बाजार की फिलॉसफी, इसके इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया कि बाजार किस प्रकार से मनुष्य को अपने प्रभाव में ले लेता है। वास्तव में बाजार नामक स्थान की संरचना की गई होगी मनुष्य को की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला स्थान। हम बाजार अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है बाजार में पैसे दे करके वो चीज़ खरीद कर लाते हैं, तब वही बाजार हमें सार्थकता प्रदान करती है। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें ना खरीद करके वहाँ से अनावश्यक चीज़ें खरीद लाते हैं, बाजार की चमक दमक को देख करके, बाजार के प्रभाव में आकर के हमारा स्वयं से नियंत्रण जब खत्म हो जाता है तो वही बाजार हमें सुख देने के स्थान पे हमें दुख देने लगता है। क्योंकि जब हम कुछ दिनों के बाद उन वस्तुओं से हमारा जब मोह समाप्त हो जाता है तो हमें गिल्ट होता है कि हमने अनावश्यक ही पैसा खर्चा कर दिया। तो बाजार दर्शन पाठ में जैनेन्द्र जी ने 3 उदाहरण दिया है। 2 उदाहरण उनके मित्रों के हैं। 2 मित्रों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से बाजार जो है मनुष्य को अपने नियंत्रण में ले लेता है और किस प्रकार से मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर बाजार अपना प्रभाव डालता है। और एक उदाहरण उन्होंने लिया है अपने पड़ोसी भगत जी का। इन 3 उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो जैनेन्द्र जी पहला उदाहरण उन्होंने अपने एक मित्र का दिया है। मित्र उनके बाजार गए थे, कुछ छोटी सी वस्तु उन्हें खरीदनी थी, अपने पत्नी के साथ गए थे। और जब मित्र वापस लौटे तो लेखक ने देखा कि वो अपने साथ ढेर सारा सामान, ढेर सारे पैकेट लेकर के आए हैं। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। अपने मित्र से पूछते हैं कि यह क्या? तो ये कहते हैं कि ये पत्नी की महिमा है और मैं इनकी महिमा का कायल हूँ।
यानी उनके कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीजें उन्होंने अपने मन से नहीं खरीदी, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी थी और पत्नी के प्रभाव में आकर के, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने वो सारी वस्तुएं खरीद ली। तो मानो वो जैसे बतलाना चाह रहे हो कि जो है स्त्री माया न जोड़े तो क्या पुरुष माया जोड़े, यानी स्त्री का स्वभाव ही होता है माया जोड़ना। तो लेखक को ये मन में लगा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं कि बड़ी अच्छी बात है, वास्तव में वस्तुओं का अगर ये नहीं चाहते तो क्या इनकी पत्नी इनके साथ जबरदस्ती कर लेती, इनका खुद खरीदने का मन ना हो और जबरदस्ती अगर ये पैसा ना खर्चा करना चाहे तो कोई इनसे जबरदस्ती थोड़ी खर्च करवा लेगा। इन्होंने खरीदा तभी पत्नी ने खरीदवाया, तो ये अपनी गलती अपनी पत्नी के ऊपर क्यों थोप रहे हैं। तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि मतलब इतना सामान क्यों उठा ले आए, और तो मित्र ने दिखाया कैसे उठा ले आए, क्यों उठा ले। तो मित्र ने अपना जो बटुआ है पर्स खोल करके दिखाया कि देखो इसमें अब एक भी पैसा नहीं बचा है, अब तो टिकट के भी पैसे नहीं बचे हैं कि मैं घर जा पाऊँ। तो लेखक मन ही मन सोचने लगा कि इनके पास यानी और अधिक पैसा होता तो ये पूरा मार्केट उठा लाते, यानी ये बाजार जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं गए थे कि उन्हें जिन वस्तु की आवश्यकता उसे खरीदना, ये बाजार के प्रभाव में आ गए। अगर इनके पास ज्यादा पैसा होता तो संभवतः ये पूरा बाजार उठा ले आते। तो लेखक इसी बात के आधार पर अपना तर्क देता है कि वास्तव में जो मनुष्य होता है वो अपना परचेजिंग पावर लोगों को दिखाना चाहता है, परचेजिंग पावर के माध्यम से लोगों के बीच में अपना रसूख दिखाना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है वो कितना धनाढ़ है, कितना संपन्न है, समाज में उसका कितना ऊंचा स्थान है। अब मान लीजिए लेखक ने बताया है कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे किसी को दिखा सकते हैं। अब कोई व्यक्ति आपसे आपके बैंक बैलेंस के पेपर्स तो मांगेंगे नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मांगेंगे नहीं, और ना आप दिखा पाएंगे, तो कैसे कोई जानेगा कि आप इतने रिच हैं, इतने अमीर हैं। तब अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, रसूखदार दिखाने के लिए आदमी अपने परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करता है, दिखाता है कि देखिए मेरी लाइफ कितनी लग्जरियस है, लग्जरियस चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगी घड़ियाँ, महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे गहने और तमाम जो है विलासिता की चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है। तो इन सारी महंगी चीज़ों को, विलासिता की चीज़ों को, सजावटी चीज़ों को इकट्ठा करके लोग दिखाना चाहते हैं कि समाज में हमारा जो स्थान है बहुत ऊंचा, हमारा रहन सहन बहुत ही हाई लेवल का है। तो इस तरीके से दिखाने से और वास्तव में समाज में होता भी है, क्योंकि समाज की मानसिकता बहुत ज़्यादा बदल गई है। समाज में अब वो दिन लग गए जब लोगों के गुणों को देख करके, चरित्र को देख करके लोग जो है सम्मान देते थे। पहले कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन जीने वाले को और उच्च विचार धारण करने वाले को लोग समाज में सम्मान दिया करते थे। उदाहरण देख लीजिए, चाणक्य जो है, चाणक्य झोपड़ी में रहते थे लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बना दिया था, लेकिन आज भी समाज में उनके गुणों के आधार पर उनकी पूजा होती है, उनके विद्वता के आधार पर पूजा होती है। लेकिन आज समय जो है बहुत ज़्यादा बदल गया है, आदमी के गुणों को नहीं देखा जाता है, उसके चरित्र को नहीं देखा जाता है। गुणों और चरित्र को देखते हुए आदर बहुत कम, या फिर ये कह सकते हैं कि ये बहुत सहज है। कुछ दिखाए वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, रहन सहन ऊंचा हो जाए, कपड़े लत्ते महंगे हों, तो इन सब चीज़ों को देख करके लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल चीज़ है दिखावा करके, और ये शॉर्टकट तरीका है कि आदमी आदर प्राप्त कर लेता है। उदाहरण देख, APJ कलाम को देख लें, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनका रहन सहन कितना सरल था। मरते समय उनके पास 4-5 जोड़ी कपड़े थे, घड़ी थी, 1-2 सामान था, यहाँ तक कि वो अपनी सैलरी भी दान कर दिया करते थे। लेकिन वो अपने ऊंचे कर्मों की वजह से जानते हैं, लेकिन इतना मान सम्मान पाने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा समाज के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत शॉर्टकट है और इसी को आदमी अपना रहा है और इसमें उसको सफलता भी मिल रही है। इसके आधार पर लोग आदर भी देते हैं। एक व्यक्ति गरीब हो, एक व्यक्ति अमीर हो, गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा, अमीर व्यक्ति के लिए लोग अपनी कुर्सी खिसका देते हैं कि आइए बैठिए। तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर जो है हमारे जीवन में अपना प्रभाव तो डाल ही रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो लेखक जब अपने पहले मित्र से बात कर रहा होता है, तो लेखक जब उसे देखता है, प्रश्न करता है कितना सामान क्यों उठा ले आए, तो उसका मित्र कहता है कि मत पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। उसने कहा कि बाजार मान लो कि कोई शैतान है, उसने जाल बिछा दिया कि उसमें आदमी फंस जाता है। अब आदमी उस जाल में न फंसे तो करे क्या।
यानी व्यक्ति का बाजार इस तरीके से सजा धजा के रखा है कि मनुष्य का स्वयं पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। इतना आकर्षक है, इतना खूबसूरत है, बाजार में एक मूक निमंत्रण है कि चीजों को आकर के आदमी खरीदता है। तो लेखक ने कहा वाह जी, मतलब लेखक ने अपने मित्र को कोई जवाब नहीं दिया, उनकी बात को सुनता रहा कि ये कह रहे कि बाजार है कि शैतान का जाल है, लेकिन वो अपने मन ही मन सोचता रहा कि जैसे मतलब एक कमेंट भी कर रहा है अपने मन में कि जैसे लग रहा है कि बाजार इनसे कह रहा है कि आओ मुझे लूट लो, आओ मुझे लूट लो, ये मेरा रूप, मेरा श्रृंगार, ये मेरा स्वरूप सब तुम्हारे लिए तो है, और सबको भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो, नहीं कुछ खरीदना है तो मुझे सिर्फ आओ, सिर्फ खाली खाली देख लो, निहार लो। जैसे लग रहा है कि बाजार इनको ऐसे करके बुला रहा है। तो लेखक खुद महसूस करता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि बाजार में एक मूक निमंत्रण होता है। वो निमंत्रण कह के नहीं होता है कि आओ ऐसा मुझे लूट लो और मुझे देखो, मुझे खरीदो, ऐसा नहीं होता है। वो एक मूक निमंत्रण होता है, वो आकर्षण का जाल होता है जिससे आदमी प्रभावित होकर के बाजार में जाता है और चीजों का संग्रह करने लगता है। जिसका हृदय कमजोर होता है, जिसका मन कमजोर होता है, जिसका मन पे नियंत्रण नहीं होता, वो व्यक्ति बाजार के प्रभाव में आ जाता है, ऐसा लेखक ने बताया है। तो ये तो लेखक के पहले मित्र का उदाहरण हो गया कि वो किस प्रकार से बाजार के प्रभाव में आ गया। पहला उदाहरण ये कि उनका जो है, उन्होंने कोई प्लानिंग करके वो मार्केट में नहीं गए थे। अगर प्लानिंग करके जाते तो बाजार के प्रभाव में नहीं आते। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यही मैसेज देने का प्रयास किया। कोई भी पाठ जब कोई लेखक लिखता है, कोई बड़ा लेखक, तो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि इस पाठ के माध्यम से हम अपने पाठकगण को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यही मैसेज देना चाहता है कि हम जब भी बाजार में जाएं तो प्लानिंग करके जाएं कि हमें क्या लेना है, कब लेना है, कितने पैसे में लेना है, किस स्थान पर लेना है। पूरी प्लानिंग करके जब आदमी जाएगा तो वो बाजार के प्रभाव में नहीं आएगा, बल्कि बाजार को अपने प्रभाव में ले लेगा और तब उसका परिणाम सुखद होगा, उसे कोई त्रास नहीं मिलेगा। इस